अल्लाह का नाम लेते हैं, हम लेते हैं अल्लाह का नाम। मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, अल्लाह का नाम हम लेते हैं। हमको भी मोहम्मद साहब क्यों निकला? जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है। अरे दो लोगों को दिक्कत है इस देश में, एक जिनकी कटी हुई है, दूसरी जिनकी फटी हुई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। रिपोर्टर का चेहरा देखिए, योगी आदित्यनाथ का नाम लेते ही रिपोर्टर का पूरा चेहरा सूझ गया, क्योंकि सारे अंधभक्त वहां पर खड़े हुए और मुसलमान जमकर उनका जवाब भी दे रहे सवालों का। तुम कलमा पढ़ते हो, कहते हो कि पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल्लाह है और मोहम्मद के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तुम वही भेदभाव करते हो पहले जगह पर भी। हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। हमारी प्रार्थना में तो यही उत्तर है। एक मिनट आपके बड़े आपको बताते हैं कि बेटा तेरा दादा वहाँ खड़ा था, तो तुम वही यकीन मानोगे या नहीं? हमें बताया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम तो वही पढ़ेंगे जो हमारे नबी, जो हमारे हम तो वही पढ़ेंगे भाई। तो हम ये देश प्रेम भी कोई चीज होता है, इंसानियत भी कोई चीज है या नहीं? हमारे में भी है, तो हम इंसानियत को भी तो लेके चलते हैं ना साथ में। हम कब कह रहे हैं तुम इंसान नहीं हो यार? हम कब कह रहे हैं? दीनुकुम का मतलब ही साफ ये है कि तुम्हें तुम्हारा दिन मुबारक, मुझे मेरा दिन मुबारक। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। इसका मतलब आप पढ़ो तो सही। कुरान में आपने एक तरफा नहीं पढ़ लिया ना, एक तरफा नहीं पढ़ना है, ठीक है? बोलने से मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने बोल दिया ठीक। हाँ इधर आओ। क्या कर रहे हैं? तुम्हारा दिन तुम्हारा मुबारक, ठीक ना? निकाल के दिखाऊं? निकालिए तो में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर अब एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ये लोगों का कहना है कि मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, यह कलमा इनके हिसाब से गलत है। अरे भाई, जो हमारा कलमा है वो तो हम क़यामत तक पढ़ते ही रहेंगे, पर तुम्हारा जो मानना है उसके खिलाफ भी मुसलमान कभी नहीं बोले। पूरे कुरान में क्या लिखा हुआ मैं बताऊं? पूरे देखिए, बहुत सारी चीजें ये सही है। काफिर का क्या मतलब? बहुत बड़ा सवाल ये। हाँ, काफिर का मतलब आज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, काफिर का मतलब होता है कि जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, सिर्फ उसके लिए काफिर शब्द कहा गया। विश्वास नहीं रखते हैं आप बिल्कुल रखते हैं। किसने विश्वास? किसने कहा कि काफिर? ये तो नहीं कहा गया कि आप काफिर हैं। काफिर उसे कहा गया जो पूजक है वो काफिर है। को तो निकाल के दिखा दूं, साफ साफ कुरान कहता है। और इसीलिए सुनिए, अभी आज के डेट में सुनिए, काफिर उसको भी कहा गया आप है। दिखाओ कौन सी आयत में लिखा कौन सी है? आयत में? कुरान के 30 पारे। आप सुनो। सनातन धर्म आज के डेट में नहीं, सुनो। इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के जो बयान आए हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही आए हैं। इससे पहले इतने आदमी खड़े हैं यहाँ, हम भाषण दे रहे हैं। हमने एक बार भी ये कहा कि आतंकवादी हिंदू है, आतंकवादी ये है, योगी जी वहाँ लड़ाई करवा रहे हैं। योगी जी का भाषण दिखाऊं अभी फोन में? सेव है मेरा अभी भी। क्या कह रहे हैं वो योगी जी? ऐसे ही बता। जी कह रहे हैं कि इन मुल्ला ये मुल्ला लोग जो भी है ना, जहाँ पे भी जाते हैं वही इनको ऐसे देखा जाता है जैसे आतंकवादी। तो क्यों अब ये अंधभक्त का कहना है कि हिंदुस्तान में जितना मुस्लिम सुरक्षित है, इतना तो सुरक्षित किसी मुल्क के अंदर नहीं है दुनिया के। और हिंदुस्तान से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, उनका ये कथन है, वो भी तो मुस्लिम है। उन्होंने कहा है कि हिंदू से बढ़िया मित्र और हिंदुस्तान से बढ़िया सुरक्षित मुस्लिम दुनिया में कहीं नहीं। अब इसको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, उतनी कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी है। इसी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित है। अब कुछ लोगों का कहना है कि यूपी में पहले पानी नहीं आता था, योगी आने के बाद पानी आ रहा है। जवाब सुनिए। चटाई थोड़ी है जो पानी बिछाया जा रहा है वहाँ से। एक बात बताओ, पानी की सप्लाई सब जगह जाएगी। जब मुसलमान इन्हें जवाब देते हैं इन्हीं की बातों का, तो ये लोग जो है मजहब के ऊपर आ जाते हैं। पहले तो कलमे के बारे में बात कर रहे थे, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बोल रहा है लेकिन सुनिए। मोहम्मद साहब के नाम पे जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन बनाया जाता है, पूरे भारत का कोई मुसलमान नहीं बोलता है। ये दोगलाबाजी कब तक चलेगा? मेरी बात सुनो। रुक आतंकवादी हम अल्लाह का नाम लेते हैं, हम लेते हैं अल्लाह का नाम। मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, अल्लाह का नाम हम लेते हैं। हमको भी मोहम्मद साहब क्यों निकला? जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है। भाई, अगर से कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन गलत काम करता है मुल्क के अंदर, तो सरकार तुम्हारी है, सारी हुकूमत तुम्हारी है, तो उसके ऊपर एक्शन लेके उसे बैन करो। तुम मुसलमानों से ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन फलाने गलत काम कर रहा है, तुम उसके ऊपर एक्शन लो। मुसलमान कैसे एक्शन लेंगे? क्या सरकार मुसलमानों की है, पुलिस मुसलमानों की है, मिलिट्री मुसलमानों की है? हकीकत तो यही है कि यहाँ पर मजहब की बात ही नहीं हो रही थी, कामकाज की बात हो रही थी। जबरदस्ती ये बात को मजहब की तरफ डाइवर्ट किया गया। हल्द्वानी उत्तराखंड की न्यूज़ तो हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, मगर की हकीकत कई सालों से रह रहे वहाँ पर के जर्नलिस्ट ने बताया है। आखिर ये मामला कहाँ पर से शुरू हुआ, अब कहाँ तक पहुँचा है, आइए सुनते हैं। जितना जान पाए इस पूरे मामले को, रेलवे कभी भी अपने दावे को लेकर कोर्ट नहीं गई। जब भी मामला आया जनहित याचिका में आया, तो जनहित याचिका में जब मामला आता है तो ये अपना एक भूमि प्लान हाईकोर्ट में लगाते हैं, क्योंकि 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून कहता है
कि अगर सरकार के पास कोई ज़मीन है, सरकारी के विभाग के पास अगर कोई ज़मीन है तो उसके पास गजट नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। रेलवे के पास अपने रेलवे स्टेशन के जो 32 एकड़ लगभग उसके पास ज़मीन है, उस नोटिफिकेशन के अलावा उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सन 2013 में एक जनहित याचिका जाती है, गोला पुल, जो गोला नदी है उस पर पुल बना हुआ था, उसको लेकर एक जनहित याचिका जाती है और उस जनहित याचिका में जाने के बाद कोर्ट कमीशन कराता है कि जाके देखिए वहाँ खनन कैसे हुआ, अवैध खनन कैसे हुआ। वकीलों का एक कमीशन आता है, वकीलों का कमीशन यहाँ पर आकर निरीक्षण करता है और वो जो रिपोर्ट वहाँ पर देता है वो ये कि जो ये खनन करने वाले हैं ये आसपास लोग रहते हैं और ये रेलवे की भूमि पर बसे हुए लोग। हाई कोर्ट रेलवे को एक नोटिस करके बुलाता है कि क्या ये आपकी ज़मीन है? रेलवे कहता है हाँ साहब हमारी ज़मीन है। तो रेलवे वहाँ पर ना तो कोई नोटिफिकेशन लगाता है, ना ही अपने पूर्ण दस्तावेज लगाता है। एक भूमि प्लान उनके पास है, उनका एक नक्शा है, वो वहाँ पर लगाता है और वहाँ पर कोर्ट खड़े होकर के कहता है कि 10 एकड़ जमीन पर हमारा अतिक्रमण हमने ले लिया है। 29 रेलवे कहता है, रेलवे कहता है कि 10 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था, वो हमने अपनी जमीन ले ली है। 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है, वो हमारा खाली करा दीजिए। हाई कोर्ट 10 हफ्ते में 9 नवंबर 2016 को एक ऑर्डर होता है कि 10 हफ्ते में जमीन को खाली की जाए। अब यहाँ उस समय कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर इंदिरा देश यहाँ की विधायक थी, वो हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। यस, उत्तराखंड सरकार इस पूरे मामले को पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करती है और वहां खड़े होकर के कहती है कि ये जमीन नजूल की जमीन है। और वहीं पर ये पहली बार सवाल आता है कि रेलवे का और राज्य सरकार का कभी भी डिमार्केशन नहीं हुआ और इस पूरे मामले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पीपी एक्ट में इन सभी लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, इनको सुना जाए। हाई कोर्ट रेलवे को ऑर्डर कर देता है। अब यहाँ पर खेल दूसरा शुरू होता है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर 29 एकड़ जमीन की बात आई थी, 78 एकड़ में खंबे कैसे लगे? ये रेलवे और प्रशासन का मामला है। हाईकोर्ट का ऑर्डर कहीं नहीं था कि 78 एकड़ में खंबे लगने चाहिए। खंबे लगने मतलब खंबे जो डिमार्क किया था, रेलवे ने अपनी जमीन पर जो दावा किया कि यहाँ तक हमारी जमीन है, हम ले लेंगे। अब चूंकि जो जैसे इस समय हालात हैं, सन 2016 में भी कुछ इसी तरह के हालात थे, लेकिन राज्य सरकार उस समय सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से वहां से स्टे हुआ। स्टे में पीपी एक्ट में सुनने के लिए बातचीत आई। रेलवे को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन सभी मामलों को सुना जाए। 4365 मामले बरेली इज्जत नगर में सुनवाई पर आते हैं, लेकिन यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कि 29 एकड़ के बाद 78 एकड़ रेलवे और प्रशासन ने किया। क्यों डिमार्क किया गया 78 एकड़ को और क्यों लोगों को नोटिस दिया गया उस समय? तो कोई नहीं समझा पा रहा है। मैं वहीं आ रहा हूं, 29 एकड़ 78 एकड़ में कैसे कन्वर्ट? मैं वहीं, और मैं आपको बता दूं, ना तो 29 एकड़ का इनके पास कोई भी गजट नोटिफिकेशन है और ना ही इनके पास 78 एकड़ का कोई गजट नोटिफिकेशन है। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत, उन्होंने जब रेलवे के साथ बैठकर एक इंस्पेक्शन की बात की कि हम देखते हैं आपके दस्तावेजों को लेकर हम चलते हैं सड़क पर, तो दीपक रावत ने इस बात को उठाया था कि आपका अपना गजट लेकर आइए। रेलवे गजट देने की जगह इस बात को हाईकोर्ट में चली जाती है और हाईकोर्ट में जाकर के कहती है कि साहब हमसे गजट मांगा जा रहा है। तो कोर्ट ने जिलाधिकारी को डांट लगाई और कहा कि आपसे कोर्ट का आदेश का अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है, उसको मानने के लिए कहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर चलती हैं। तो कोर्ट का ऑर्डर जब होता है तो फिर अधिकारियों का एक फर्ज बन जाता है, फिर उसके हिसाब से वो लागू करते हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर लगे जो बसे हुए लोग हैं, वो आज़ादी से पहले यानी कि फ्रीडम फाइटर इस 78 एकड़ में रहते हैं। 1910 के आसपास से टाउन एरिया में लीज यहाँ पर है, कस्टोडियन शत्रु संपत्ति यहाँ पर है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और रेलवे से चिराग अली सबाबा का एक मैदान है यहाँ पर, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर ऊपर एक मैदान है, उसको ब्रिटिश टाइम में उनको दान भी किया गया। तो ये सारी चीजें लोगों के पक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, मैं आपको वहीं आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था पीपी एक्ट में सुना जाए, तो रेलवे अदालत बरेली में ये मामले सुनवाई पर आ गए। 4356 मामलों को सुना गया, 7 मामले उसमें से छोड़ गए थे क्योंकि वो लोग हाईकोर्ट चले गए थे इसके खिलाफ दोबारा। इस पूरे मामले में रेलवे ने एक्सपर्टी सारे ही अपनी सुनवाई पर सारे ही मामलों को एक्सपर्टी कर दिया, क्योंकि ना तो वहाँ बहस हुई, ना जिरे हुई, ना दस्तावेज रखने का नंबर आया। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लोग धीरे धीरे जिला अदालत जाने लगे, क्योंकि एक जगह से आप मुकदमा हारते हैं तो जिला अदालत जाते हैं। 1175 मामले जिला अदालत में दर्ज हो गए। अब 1175 मामले लोग जिला अदालत में खड़े ही थे कि इस बीच रेलवे डीआरएम ने एक लेटर डीएम को लिखा कि हमारे यहाँ से केस एक्सपायरी हो गए हैं, हमें जमीन खाली कराई जाए। 2 बार उन्होंने लेटर लिखा। उस लेटर को लेकर जो याचिका करता है रविशंकर जोशी, वो एक बार फिर हाईकोर्ट जाते हैं उस एक लेटर को लेकर, और इस बीच हाईकोर्ट में फिर जनहित याचिका एंटरटेन कर ली जाती है। अब 2 सवाल आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सुनवाई जारी है और एक बार हाईकोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हो गई है। अब हाईकोर्ट में अब जो सुनवाई शुरू हुई है वो 78 एकड़ पर, क्योंकि वो 4365 जो मकान आ रहे हैं वो 29 एकड़ में नहीं थे, लेकिन ये सन 2016 में हुआ। अब धीरे धीरे यहाँ पर जाने लगे और हाई कोर्ट में ये सुनवाई शुरू होने लगी। 11 इंटरव्यू वहाँ जाते हैं और जो पक्ष यहाँ आपके सामने यहाँ सारे ही लोग रख रहे हैं, इससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों के मामले थे, इससे भी कहीं ज्यादा एडवोकेट्स ने हाई कोर्ट में इन सब पक्ष को रखा। और जब 2 अदालतों में मामले चल रहे थे और कई चीजें इलीगल दिखाई दे रही थी, इस शिकायत को यहाँ के लोग SLP सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं अब से 2.5 महीना पहले कि 2 अदालतों में मामले चल रहे हैं और उनकी सुनवाई हाईकोर्ट में नहीं हो पा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का ऑर्डर किया कि इस पक्ष को भी सुना जाए जो ये हमें सुनाना चाहते हैं। लेकिन वहां से जिस दिन यहाँ से ऑर्डर हाई कोर्ट में दर्ज किया गया, उसी दिन फैसला रिजर्व हो गया और उन लोगों को सुनवाई का मौका फिर दोबारा नहीं मिला। इस 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर कह दिया गया कि फैसला रिजर्व हो गया है, तो लोगों को ये लग रहा था कि फैसला आने ही वाला है किसी दिन। इस बीच फैसला आ जाता है और अभी 20 दिसंबर 2022 को ये फैसला आता है
और लोग धीरे 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 फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ही कवर किया था, तो यहाँ करीब 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुँच रही हैं और रास्ते में भी हैं, क्योंकि वो डिफेक्ट में डल जाती हैं, रजिस्ट्री उनकी होती है। इसमें मैं आपको बता दूँ, जो ज़मीन का वाला मामला है, जितनी भी याचिकाएं हैं वो हैं हल्द्वानी में लोगों के और नजूल के दस्तावेजों को लेकर। एक याचिका यहाँ पर अब्दुल मलिक साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, उनकी याचिका बिल्कुल अलग है। उनकी याचिका यह है कि ये जमीन रेलवे की ही नहीं है, क्योंकि 1894 भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक उनके पास नोटिफिकेशन होना जरूरी है, और उनके पास जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है सिर्फ उनका नोटिफिकेशन है। भाई कर्नाटका के बीजेपी का प्रेसिडेंट का एक भड़काऊ बयान सामने आया है। ये लोगों से कह रहा है कि रोड बनाना जो है मामूली बात है, ड्रेनेज बनाना मामूली बात है। सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से लव जिहाद के नाम पे हो रहे लव जिहाद को रोका जाए। ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ಚರಂಡಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೋದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕು ನಿಮಗೇನು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. प्रियंका गांधी ने कहा राहुल गांधी को, मेरे भाई तुम योद्धा हो यानी जंगजू हो। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।